एक अत्यंत पिछड़ी जातियों को भी इन्होंने टिकट दिया। और एक खासियत होगी जो उसी उद्देश्य पर A to Z की पार्टी कही जा रही है। हारने का कारण है बराड़ी में तो ज़्यादा आया, शामली प्रखंड में सबसे कम आया और सबसे कम कुर्सेला में आया। शामली कुर्सेला ही जीत हार का वोट निर्णायक या क्षेत्र है, तो अपने जाति का नेतृत्वकर्ता के रूप में बता रहे हैं। और बाकी जो है ऊपर शीर्ष नेता लालू प्रसाद जी जिसको टिकट देंगे उसमें हम अच्छी ढंग से काम करें। नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार थी स्टार्टिंग में, जब उस नहीं, अब तो उसका उम्र के पड़ाव के चलते सोच विचार कुछ नहीं कर सकते हैं। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हैं, सिर्फ देख करके देखते रहते हैं, समझते नहीं, सोचते कुछ बोलते कुछ नहीं। यह मंगल नहीं है, जंगल राज है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, बिहार चुनावी साल है, महज कुछ महीने का वक्त बचा है, बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार बिहार का जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है, कई मुद्दे हैं। इस वक्त हम लोग कटिहार के बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और इस पूरे सियासी हलचल में हम लोग बराड़ी विधानसभा क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी नेता महेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिरर पे। स्वागत है आपको भी। बिहार मिरर आप सभी का परिचय लेते हुए उसका व्यक्तिगत समीक्षा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए, जो चुनावी साल है, कुछ महीने का वक्त है, ऐसे में बिहार की जो राजनीतिक चर्चा है, जो राजनीतिक माहौल है, वो लगातार कई वजहों से सुर्खियों में है। लगातार बिहार में बढ़ते अपराध की भी चर्चा हो रही है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है। दूसरी तरफ वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का भी मामला चल रहा है और लगातार अब बिहार में देखा जा रहा है कि कई पार्टियां अलग अलग ऐलान कर रही हैं। तेजस्वी यादव भी लगातार दमखम के साथ कई चीज़ों का जिक्र कर चुके हैं। दूसरी तरफ एनडीए सरकार भी लगातार कई चीज़ों का जिक्र कर रही है। सबसे पहले हम लोग इस पूरे सियासी हलचल में बातचीत की शुरुआत बराड़ी विधानसभा क्षेत्र से करेंगे। सर, बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार रहते हैं, सुर्खियों में आप बने हुए हैं, लगातार चर्चा में भी रहते हैं। हमने आपको देखा है कि आप कई बार मदद भी करने के लिए क्षेत्र में निकल जाते हैं। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आती हैं, चाहे वो बाढ़ के समय हो या फिर ग्रामीणों के मदद के लिए। लेकिन देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में हम लोग चुनावी चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में क्या आपको आरजेडी की तरफ से टिकट मिल रहा है? क्योंकि आपके नाम की भी चर्चा हो रही है। यह चर्चा जो हो रही है, जो हमारी चर्चा कर रहे हैं, उन सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी भावनाओं को देखते हुए कद्र किया है। धन्यवाद है उन तमाम बराड़ी के जनताओं को जो हमारी आकांक्षाओं, हमारी सेवाओं और हमारे जो दिए गए आर्थिक मदद का उन्होंने सराहनीय कदम उठाते हुए इस तरह का बात किया है और चर्चा में लाया है, उसको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आज से नहीं, बहुत ही कई वर्षों से इस राजनीति में प्रवेश किया। जब मैं शिक्षक थे और बराड़ी के शामली प्रखंड अंतर्गत नरहिया ग्राम में मध्य विद्यालय ललहरिया के शिक्षक के रूप में 15 साल काम किए। उस समय से ही मैंने राजनीति करना शुरू किया। जहाँ तक राजनीतिक में स्कूलों के द्वारा जो बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम या कोई भाषणबाजी होता था, उसमें हम आगे आकर के उससे करवाते भी थे। और मैं प्रखंड शामली के स्तर पर जितने भी शिक्षक हैं, सबों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरी सराहना किया और उसका मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे कई ऐसे शिक्षक, 50 शिक्षक हैं शामली प्रखंड में, जिसके साथ मैंने कई बार बैठकें भी की और सकारात्मक मैंने उस पर काम भी किया। जहाँ तक बगावत की सवाल है, मैंने उस शिक्षक में रहते हुए भी शिक्षकों के हित के लिए कई बार जिला स्तर पर मैंने अच्छे कार्यक्रम किए और सफलीभूत करवाए। अभी
हमारे जो जिस पंचायत में मैं नौकरी और सेवा करते थे शिक्षक की, वहाँ लगातार ग्रामीणों से मिलजुल करके रहते हुए और वहाँ के ग्रामीणों का भी समस्या का समाधान करते थे। जहाँ तक इंदिरा आवास सहायक के रूप में हमें डिप्टेशन भी करवाया था बीडीओ साहब के द्वारा। जब हम शिक्षक थे, इंदिरा आवास सहायक के रूप में काम करने के लिए, उसको देखरेख करने के लिए हमें ही पदस्थापित करवाया था। 2 महीना रह करके उस ब्लॉक समेली ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी पंचायत में खाता नहीं खुलना, जो भी करना, वह हमारा उत्तरदायित्व देता था। मैं उसको खाता खुलवा करके और इंदिरा आवास सहायक में पैसा भी डलवाता था, जिसके चलते ग्रामीणों से मेरी लगाव अच्छी रही है और अभी तक है। अब मैंने उस गांव में जाकर के जहां तक मदद किया और करते रहे हैं, वह सराहनीय है। वो अभी आज तक मेरे गांव में जो हुआ, ये ऐतिहासिक कदम है। अभी कुर्सेला प्रखंड में भी जाकर के जो विगत बाढ़ के क्षेत्र में मैंने दौरा कर करके उनकी मदद करने के लिए जी जान लगा करके सूखा राशन का वितरण किया। कई गांवों में गिनाना मुश्किल होगा, और उसमें चाहे जो वह दुख के घड़ी में हो, सुख के घड़ी में भी हो, आर्थिक मदद भी किया। जहाँ जहाँ मंदिर हैं, चाहे वो मल्हड़िया के जन्माष्टमी मंदिर में मैंने जाकर के चंदा के रूप में बहुत ज़्यादा आर्थिक मदद भी किया। वहाँ 2-3 मंदिर भी है, सबों में जाकर के मैंने पूजा अर्चना करते हुए आर्थिक मदद किया। और समेली प्रखंड के जितने भी युवक हैं, चाहे बजरंगी जो है क्लब, उसमें भी मैंने अच्छी खासी दान दिए। बजरंगी जो बजरंग का जो इस बार रामनवमी के दौर हुआ था, और उसमें हमने मदद किया। कई बार ऐसा मौका है, गिनाना मुश्किल है, जहाँ तक मुसलमानों की जमात में जाकर के भी मरघिया में जो जलसा हुआ, उसमें अच्छी खासी मैंने मदद किया। सबों जगह जाकर, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गैर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जगह जाकर के मैंने सबकी मदद की, जो आज हम उस सराहना के गिनती में आते हैं। ठीक है, आपने मदद किया। आपने कहा कि आप अलग अलग जगह जाकर के आपने मदद किया है, लेकिन बड़ाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई मुद्दे हैं, कई समस्याएं हैं। अगर आप को टिकट मिलता है या आप का नेतृत्व यहाँ पे आता है, तो फिर किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी? ठीक है, आपने काम किया, आपने बताया कि आप कई जगह पे गए, लेकिन जिस तरह से चर्चा है और आपके नाम की भी चर्चा है, तो आपको टिकट मिलता है, आपको नेतृत्व करने का मौका मिलता है, तो फिर आगे का क्या विजन आप करेगा? क्योंकि समस्याएं तो अब भी हैं। मैं अत्यंत पिछड़ी जाति से आता हूँ, और राजद के पार्टी के तरफ से अत्यंत पिछड़ी का भी एक बड़ा वैल्यू है, जिसके तहत मैं काम कर रहा हूँ। हमारे शीर्ष नेता तेजस्वी प्रसाद जी, उनके द्वारा कहा गया है, आप जा कर के अपने क्षेत्र के अत्यंत पिछड़ी अपने जातों में जा कर के इस राजद की चुनाव प्रचार करें, ताकि राजद का इस बार सरकार बन जाए। उसी उद्देश्य से लेकर के मैंने जो समेली प्रखंड, कुर्सेला प्रखंड के जो खास हमारे जातों में हैं, उससे मिल कर के मैं उसको इस रणनीति के बारे में अवगत कराते हुए एकता को जोड़ करके गोलबंद कर रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात है, अगर हमारी सरकार हमको अगर टिकट देते हैं, तो मैं बेखूबी से अपना चुनाव का निर्वहन करेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। अभी तो कर ही रहे हैं। उस समय खासियत के रूप में देखा जाएगा, एक अत्यंत पिछड़ी जातियों को भी इन्होंने टिकट दिया, और एक खासियत होगी जो उसी उद्देश्य पर A to Z की पार्टी कही जा रही है। अच्छा, ठीक है महेंद्र जी, एक सवाल ये भी है, जैसा आपने कहा कि A to Z की पार्टी है और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग से एक आपका नाम है, बाकी कैंडिडेट भी हैं, लेकिन लगातार जो है यादव समाज से लोग हैं। आपने कहा कि अत्यंत पिछड़ा से एक आपका नाम वहाँ पे है, तो लगता है कि इसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, या मिलने से आरजेडी को यहाँ पे एक बड़ा बेनिफिट होगा? या तो बराड़ी के जनता का यह विश्वास है। अगर हमारे ऊपर विश्वास होगा
तो टिकट हमको देंगे ही, अगर नहीं होगा तो कैसे देगा। अत्यंत पिछड़ा का एक बहुत बड़ा वैल्यू है। समेली प्रखंड में 45,000 अत्यंत पिछड़ा का वोट है और इसी वोट से जीतता और हारता है। विगत यही हुआ है, जो हमारे राजद पार्टी जो हार चुकी है, यह अत्यंत पिछड़ा के वोट के बदौलत ही जो समेली में सबसे कम पड़ा। वही देखते हुए। अच्छा, आप नीरज यादव जी की बात कह रहे हैं? हाँ, तो आखिर एक बार तो वह हार चुके हैं ना, एक बार जीते एक बार तो हार चुके। हारने का कारण है बराड़ी में तो ज़्यादा आया, समेली प्रखंड में सबसे कम आया और सबसे कम कुर्सेला में आया। समेली कुर्सेला ही जीत हार का वोट निर्णायक या क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में मेरा एक अस्थाई 15 साल का नौकरी करते हुए वर्क कर रहे हैं और अभी भी वर्क कर रहे हैं, जिसके बदौलत हमें पूरा विश्वास है और हमारी जनता हमसे अच्छी तरह से संतुष्टि है। यह विधायक बनेंगे तो अच्छा काम करेंगे ही, चाहे हम बने या नहीं बने। अगर हमको टिकट नहीं भी दे तो हम सेवा उसी ढंग से करते रहेंगे, इसमें दो मत नहीं है। यह नेता का काम है, चाहे जिसको टिकट दे हम उसका समर्थन करेंगे। हम तो अपने जाति का नेतृत्वकर्ता के रूप में बता रहे हैं और बाकी जो है ऊपर शीर्ष नेता लालू प्रसाद जी जिसको टिकट देंगे उसमें हम अच्छी ढंग से काम करेंगे। अच्छा, शीर्ष नेता से कुछ बातचीत हुई? क्योंकि आप तो लगातार पटना जाते हैं, कार्यालय भी जाते हैं, कई तस्वीरें भी मेरे पास है जो आप वहाँ पहुँचे हैं, तो कुछ बातचीत हुई है? कुछ आपको भरोसा मिला है? भरोसा हमेशा सबको देते हैं, हमको भी दिया है, हम भरोसा पर काम कर रहे हैं। अब टिकट कटना एक दिन का काम है और कब देंगे किसी को पता नहीं है। उस दिन जिसको देगा उसी के रूप में हम भी काम करेंगे, हमको देगा तो सब मिल के काम करेंगे। यही तो इसका जो है एनडीए को मात दे पाएंगे? एनडीए तो मात होना ही है। माय समीकरण के साथ साथ अगर हमारी जात के जो ए टू जेड अत्यंत पिछड़ा और हमारे जो कानू और हलवाई समाज हैं एकत्रित होकर के वोट देंगे ही तो ऑटोमेटिक बनेगा, इसमें तो दो मत है ही नहीं। हम तो नीतीश की जो वोट है, जो कह रहे हैं अत्यंत पिछड़ा की वोट, हम भी तो उसी से आते हैं। वोट तो वही वोट मेरा भी है, तो ऑटोमेटिक उसका वोट आधा विकृत होगा, निश्चित जीतेगा, दूसरा तो कोई है ही नहीं। ठीक, तो आपने इन सारी चीज़ों का जिक्र किया। अब आते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। आपके नेता तेजस्वी यादव भी लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, रोज़ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त सवालों के घेरे में है, अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ा है, चुनावी साल है, ऐसे में इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण भी हो रहा है। आपको क्या लगता है इस अपराध के बढ़ते ग्राफ को देखकर? नीतीश कुमार अचेत हो चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार थी स्टार्टिंग में, जब उस नहीं, अब तो उसका उम्र के पड़ाव के चलते सोच विचार कुछ नहीं कर सकते हैं। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हैं, सिर्फ देख करके देखते रहते हैं, समझते नहीं, सोचते कुछ बोलते कुछ। तो उसकी बात को जो है हमारे अपराध कर्मी और पुलिसकर्मी भली भांति समझ गए हैं कि क्या बोलना चाहते हैं, बोल देते हैं कुछ। इसीलिए सोचता है अगर यह भ्रष्टाचार भी हो तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश हमको कुछ नहीं करेगा। यह सोच के भ्रष्टाचार कर्मी भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, अपराध कर्मी अपराध को बढ़ा रहे हैं। अब यह कभी इतिहास में ऐसी घटना नहीं है। पटना में ही पारस हॉस्पिटल, जो कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सब तरह का सिक्योरिटी रहने के बाद भी उसमें अपराधी सवेरे घुस करके गोली मार देते हैं, 4-5 गोली। यह जो है इतिहास का एक पन्ना में लिखा जाएगा और उसके बाद पकड़ भी नहीं पाते हैं। लेकिन सीसी कैमरा में कैद है, उसको पकड़ने में पुलिस कितना कामयाब कितना दिन में होगा यह तो आगे बताएंगे। अभी यह ग्राफ एकदम ख़राब सा हो चुका है। सिर्फ पारस की बात नहीं है, जहाँ जहाँ देखिए सिर्फ गोली की ही बात होती है। अंधाधुंध गोली चल करके दिन और रात मर जा रहे हैं, उसको बाद में पकड़ के लाते हैं। जिसका मर ही गया तो पकड़ने से क्या फ़ायदा? उस समय सुरक्षा पहले से होना चाहिए, जो कि मरे नहीं,
फायरिंग नहीं हो, डर हो, वह अपराधी भाग जाए टाउन से, गांव छोड़ करके, लेकिन गांव से अपराधी टाउन घुस रहे हैं। इसका मतलब पुलिसकर्मी क्या कर रही है? पहले अपराधी जो जंगल में रहते थे, अब अपराधी जो है टाउन में रह रहे हैं, और यहाँ के लोग डर के मारे सोचते हैं अब जंगल ही हम चले जाए, क्यों ना। उल्टा हो रहा है, यानी यह मंगल नहीं है, जंगल राज है। दरअसल सबको बोल भी रहे हैं, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए सब जगह अब उतना बोलना भी उचित नहीं है। एक तरफ से चुनाव आयोग, उसके भय से यह सरकार जाने वाली है, इसीलिए हम लोग ऐसा काम करें जो ऑटोमेटिक या सरकार रुक जाए। अच्छा, पुनरीक्षण मामले पे कह रहे हैं? पुनरीक्षण मामले पर जो नियम निकाला है 1 महीने 1.5 महीने में पूर्ति होना वो संभव है, सिर्फ कॉलम पूरा कर रही है। और लगता है कुछ वोटर जो कि राजद पार्टी से जुड़ा हुआ है, परिलक्षित दिखाई देता है, उसको काटने के चक्कर में है। वोट माइनस होगा, वह अपना जीतने के इच्छा में है, आकांक्षा लिए हुए काम कर रही है। और सभी लोग हलचल में समझ चुके हैं यह वोट काटने की साजिश है, दूसरा इसमें कोई कामयाबी वाला चीज़ नहीं है। अगर यह होता ठीक है, यह रास्ता सही था छाटने का, प्रोसेस 6 महीना या 1 साल पहले होना था। और जगह जो हुआ 1 महीने में नहीं हुआ है, जहाँ जहाँ फिर पुनरीक्षण का काम हुआ या 1 महीने में नहीं हुआ, या अचानक हुआ जब देखा कि इसका वोट बैंक ज़्यादा बढ़ रहा है राजद का, इस उद्देश्य से वह अपना एक नुस्खा निकाल करके चुनाव आयोग से या पुनरीक्षण काम करवाया जा रहा है, जो अनुचित है।